उपस्थित आमचे प्रमुख प्रवक्ते आदरणीय युवराज मोहितेजी, स्लम सेलचे अध्यक्ष ज्यांनी आता आपल्याला सांगितलं ते आदरणीय सुरेशचंद्र राजनजी, आदरणीय मॅथ्यूजी, समोर उपस्थित सर्वांचं मी या ठिकाणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते आणि सर्वांना आभारही मानते। आजच्या पत्रकार परिषदेचा विषय काय आहे हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। आपल्याला माहिती आहे की मुंबई हे असं शहर आहे की मुंबईमध्ये जोही आला, मुंबईने त्याला आत्मसात केलं, आपलं केलं, प्रेम दिलं आणि प्रत्येकाने मुंबईच्या विकासामध्ये सुद्धा भागीदारी त्या ठिकाणी निभावण्याचं काम केलं। आज आपल्याला माहिती आहे की जो श्रमिक वर्ग आहे, जो मध्यमवर्गीय वर्ग आहे, हा झोपडपट्ट्यामध्ये राहतो आणि जसं सुरेशचंद्र साहेबांनी सांगितलं की जवळपास 50-60% पेक्षा जास्त लोक हे झोपडपट्टीमध्ये राहतात। परंतु मुंबईच्या विकासामध्ये आणि मुंबईच्या आर्थिक कामामध्ये किंवा आर्थिक राजधानी बनवण्यामध्ये सुद्धा त्यांचा खूप मोलाचा वाटा आहे असं मला या ठिकाणी सांगायला पाहिजे। आज आपण बघत आहोत की ज्या केंद्रीय मंत्री माजी आणि उत्तर मुंबईचे उमेदवार पियुष गोयल यांचं मी टाइम्स ऑफ इंडियाला त्यांचं स्टेटमेंट बघितलं आणि ज्याच्यामध्ये ते सांगतायत की मुंबई मधल्या ज्या झोपडपट्टी आहेत त्यांना मिठागराच्या जमिनीवरती जे आहे ते स्थलांतरित केलं गेलं पाहिजे, त्यासाठी मिठागराच्या जमीन आम्ही प्राप्त करून घेत आहोत। माझा पहिला प्रश्न आहे भाजपाला की भाजपाच्या आत्मनिर्भर आणि विकसित भारतामध्ये गरीब माणसांसाठी जागा आहे का? कारण आम्ही बघितलंय गुजरातमध्ये ज्या ज्या वेळेला कोणीही आंतरराष्ट्रीय स्तराचा नेता येतो त्या वेळेला ज्या ज्या ठिकाणी झोपडपट्ट्या असतात त्या ठिकाणी पांढऱ्या कलरचे पडदे लावले जातात, कटआउट लावले जातं आणि त्या झोपडपट्ट्या आणि त्या ठिकाणच्या वस्तीच्या लोकांना लपवण्याचं काम भाजपा सरकारच्या माध्यमातून सातत्याने करण्यात आलं। मला सांगायला पाहिजे की झोपडपट्टीमध्ये राहणारा माणूस हा सुद्धा एक माणूस आहे आणि या मुंबईचा नागरिक आहे। मुंबईच्या जसं मी सांगितलं सुरुवातीला की आर्थिक व्यवस्थापनामध्ये आणि पूर्ण मुंबईला मुंबई बनवण्यामध्ये त्याचं सुद्धा तेवढंच योगदान आहे जे इतरांचं योगदान आहे। त्याला अपेक्षा एवढीच आहे की त्याच्या घराच्या बदल्यामध्ये त्याला घर मिळालं पाहिजे। आपल्याला माहिती आहे की काँग्रेसच्या काळामध्ये आम्ही एक योजना केल्या। पहिला SRA योजना सुरू आहे आणि धारावी डेव्हलपमेंटचा विषय यांनी या ठिकाणी मांडला। आपल्याला अपेक्षा हीच आहे की झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या माणसाचं घर जे त्याला एकच घर असतं ते त्याला त्याच ठिकाणी मिळालं पाहिजे ही अपेक्षा आहे। परंतु आज जर आपण बघितलं जे स्टेटमेंट त्यांच्या माध्यमातून आले त्याचा सर्वप्रथम मी निंदनीय त्याची मी निंदा करते आणि त्यांनी ते स्टेटमेंट लगेच मागे घ्यावं आणि जनतेची माफी मागावी असं मला त्या ठिकाणी त्यांना सांगायचं आहे। कारण ज्या तऱ्हेने तुम्ही सांगताय की लोकांना आम्ही जे आहे त्या मिठागराच्या जमिनीवर पाठवण्याचं काम करू, तुम्ही कोण ठरवणार लोकांना पाठवण्याचा निर्णय घेणार? ती काय गुरढोर आहे? अरे माणसं आहे ती रक्तमासाची माणसाची कष्टाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी बसलेली आहे। आज आपण बघितलं तर धारावी झोपडपट्टीचा विकास असेल किंवा त्या ठिकाणी गणपत पाटील नगर असेल, अशा ठिकाणच्या लोकांना, अशा विविध ठिकाणच्या झोपडपट्टीच्या लोकांना आपण त्या ठिकाणी उचलणार आणि दुसऱ्या ठिकाणी पाठवणार। जमीन त्यांची, घरं त्यांची, न्याय त्यांच्यासाठी, हक्क त्यांचा त्या जमिनीवरती, तुम्ही कोण ठरवणार हा हक्क त्यांना द्यायचा आहे की नाही ठरवायचा? हा हक्क त्यांना कायद्याने मिळालेला आहे आणि ज्या योजना आणि जे निर्णय झाले त्याच्या माध्यमातून मिळालेला आहे। पण अशा तऱ्हेने एक स्टेटमेंट करून आपण काय सिद्ध करू इच्छिता की आपण लोकांना बाहेर पाठवणार, लोकांसाठी जमीन देणार? आणि माझा प्रश्न असा आहे की आपण सांगता मिठागरावर घरं बांधण्यासंदर्भामध्ये आपण सगळे मुंबईकर माझ्यासमोर बसलेले आहात। आपल्याला सुद्धा माहिती आहे की मिठागराच्या मध्ये ज्या वेळेला पाणी वाढतं त्यावेळेला ह्या मिठागरामध्ये पाणी जातं आणि त्या ठिकाणी पाणी शोषण्याचं काम होतं। ही निसर्गाची एक मोठी देणगी आपल्यासाठी आहे। बिलकुल या सगळ्या गोष्टीचा विचार करत असताना या ज्या तऱ्हेने एक स्टेटमेंट केली जातात, मी बघते काही पेपरामध्ये कार्यक्रमाला बोलवायचं आणि 4-4 वेळा त्यांच्या पत्रामध्ये फोटो आणायचा, हे सुद्धा कुठेतरी थांबलं पाहिजे की जेणेकरून सातत्याने आम्ही बघतोय की त्यांच्या पेपरमध्ये फोटो, न्यूजमध्ये फोटो आणि न्यूज पेरण्याचं त्या ठिकाणी काम चालू आहे। हे सगळं बंद झालं पाहिजे। मुंबई ही मुंबईच्या माणसाच्या हक्काची आहे। झोपडपट्टीमधल्या माणसाला सुद्धा घर त्या ठिकाणी मिळावं म्हणून SRA झालं, त्याच्या पुनर्वसनासाठी विविध नियम करण्यात आले, स्ट्रक्चरला मान्यता देण्यात आली आणि त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की जो माणूस त्या ठिकाणी राहतो त्याच ठिकाणी त्याला घर मिळालं पाहिजे आणि असं स्टेटमेंट करणाऱ्या माणसांनी त्या लोकांची माफी मागितली पाहिजे आणि त्वरित आपलं स्टेटमेंट जे आहे ते मागं घेतलं पाहिजे। यासाठी आज आम्ही ही पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। देखिए, ये मुंबई जो है वो मुंबई को मुंबई बनाने का काम मुंबई के हर नागरिक ने किया है, जिसमें आप सबको मालूम है कि
50% और 60% से ज्यादा लोग स्लम में रहते हैं, लेकिन मुंबई को आर्थिक राजधानी इस देश की बनाने में उनका बहुत बड़ा भी योगदान है। और लगातार कष्टकरी समाज है जो कष्ट के माध्यम से इस मुंबई को अपना पसीना देता है, टैक्स के माध्यम से पैसा देता है। तो ये हम अपेक्षा करते हैं, और जो योजनाएं आज तक बनाई गई कांग्रेस के माध्यम से, वो हमेशा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई। अभी आप सबको पता है कि माजी केंद्रीय मंत्री और उत्तर मुंबई के कैंडिडेट पीयूष गोयल जी का टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आता है, और जिसमें वो कहते हैं कि इनको मिठागरों में भेजने का काम करेगा। हमारा सवाल यही है कि अगर आप इनको सबको शिफ्ट करने की बात करें तो आप किस हक से बात कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है उनके पास। और मैंने जैसा कहा कि भाजपा की जो आत्मनिर्भर भारत है, या जो आपको पता है उनका विकसित भारत है, उसमें गरीब के लिए जगह है क्या? आप किसी के शादी के लिए एयरपोर्ट बना सकते हो नया, और उसी जगह पे उस एयरपोर्ट को आप इंटरनेशनल बना सकते हो, लेकिन आप किसी गरीब आदमी के लिए वहां घर बनाने की बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि उसको हम कहां शिफ्ट कर देंगे? उस आदमी का घर, उस आदमी की जमीन, उस आदमी का हक। और हमारी जितनी भी योजनाएं बनाई गई है, चाहे वो प्रोटेक्शन स्लम को देने की बात हो, चाहे वो स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देने की बात हो, ये सब जो हमने किया है, या 5 साल तक का एसआरए का जो हमने नियम अभी किया है, ये सब योजनाएं उस आदमी के लिए, क्योंकि उसको वहां पे घर मिलना चाहिए, इस चीज के लिए हमने सब की है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे, क्या कहना चाहूंगी मैं, उनको जनता की माफी मांगनी होगी। और उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका जो पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया है, वो स्टेटमेंट उनको पीछे लेना होगा। जो आदमी जहां रहता है, जिस स्लम में रहता है, उसी स्लम में उसको घर मिलना चाहिए। वो उसका हक का घर है, वो उसकी मेहनत का घर है, और वो उसके नियम और कानून के हिसाब से घर मिलने वाला है। तो ऐसी लूज स्टेटमेंट करना, इस तरह से बात करना, ये बिल्कुल सरासर गलत है। और जो मिठागरों की जमीन होती है, उसका काम यह है कि जब कभी पानी जब भरता है मुंबई में, तो उसको सोख ले और उस तरह से पर्यावरण के लिए मदद करे। तो आप जब ये स्टेटमेंट कर रहे हो, तो आप किस धरती पे करना चाहते हो, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ। और आप अगर कहोगे कि धारावी की लोग जो है कि जाइए मिठागर की जमीन पे, आप कहेंगे कि गणपत पाटिल नगर के लोग आप जाइए मिठागर की जमीन पे, तो हमारे लोग क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? मुंबई के लोग जो रहता है कांदिवली में, या रहता है दादर में, या कहीं और रहता है, या माहिम में, क्यों जाएगा? आपके कहने पे क्यों जाएगा? आप क्या समझते हो गरीब आदमी को? आदमी को डंपिंग ग्राउंड में भेजोगे, आदमी को कोरबा मिठागर जैसे जमीन पे भेजोगे? ये निर्णय लेने वाले ये हक है कौन? जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मुंबई शहर सबका है, मुंबई शहर पे सबका अधिकार है। इस तरह से बात करना, एक जगह पे कुछ लोगों के लिए नियमों कानून का बदलाव करना, और गरीब आदमी के लिए जिस तरह से पर्दा लगाना, कटआउट लगाना, और जब भी कोई इंटरनेशनल लीडर आए तो उसको ढक देना, आप बिल्कुल, ये मैं कहना चाहती हूँ, आप शर्म करते हैं इससे। और हमें इस बात का गर्व है कि ये कष्टकारी समाज है, मेहनत कष्ट करता है, और लोगों के साथ जो जुड़ के काम करने का काम करता है। तो आप किसी को आपके हक और न्याय से वंचित नहीं कर सकते। यही हमारे आज कहना है। महाविकास फ्रेंडली फाइट को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कई ऐसी सीट्स हैं जिस पर दो घटक दल एक साथ दावा कर रहे हैं, बाद में फ्रेंडली फाइट की बात की जा रही है। इसे किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, ये लड़ाई जो इस बार की लड़ाई है, मैं सब बहुत दिन से कह रही हूँ, ये देश को अलग दिशा में जेके लाने वाला इलेक्शन है। इस बार देश का जो इलेक्शन है, ये हम लोग कह ही रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भारतीय के लोग जो है उनके खिलाफ होने वाला है। क्योंकि एक जगह पे धनशक्ति है, एक जगह पे जनशक्ति है, एक जगह पे हुकुमशाही हिटलरशाही है, सरकारी यंत्रणाओं का दबाव है, और दूसरी तरफ लोकशाही खड़ी है। तो लोगों को अभी चुनना है कि इसमें हमें क्या चुनना है। और इसीलिए ये इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि इस देश का संविधान, इस देश की लोकशाही अगर हमें बचाना है, तो सबको साथ में मिलकर आना चाहिए। और इसीलिए बार बार हम लोग लगातार हर पक्ष को विनती कर रहे थे, चाहे वो वंचित हो या अलग पक्ष हो या महाविकास आघाड़ी की आप बात करें, हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो साथ में मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन पक्ष की भी एक भूमिका होती है, कार्यकर्ताओं की एक भूमिका होती है, और कार्यकर्ताओं के पक्ष की भूमिका जो है वो हमारे पक्ष श्रेष्ठी के सामने हमने रख दी है। और पक्ष श्रेष्ठी इस मामले में निर्णय लेंगे। और पक्ष श्रेष्ठी का, क्योंकि हम सभी लोग जो है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे आला नेता है, जो सीनियर नेता है, वो इसलिए इसका निर्णय लेंगे। और जिस तरह आपने कहा है कि चाहे वो जो भी निर्णय ले, उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाएगी, और कार्यकर्ता बनके हम सब खड़े रह जाएंगे। असं आहे की त्यांनी माफी मागावी, नाहीतर आम्ही त्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार आहे या दिवसामध्ये। कारण मी तुम्हाला सांगते की ज्या तऱ्हेने त्यांनी स्टेटमेंट केलं,
तुम्ही एका मोठ्या व्यावसायिकासाठी एका दिवसामध्ये काय काय करू शकताय तुम्ही लोकांनी दाखवलं. लग्नासाठी तुम्ही त्या ठिकाणी किती मोठ्या प्रमाणामध्ये एअरपोर्टमध्ये बदलाव झाले हे काय सांगायची मला गरज नाही. तिथं तुम्ही त्याच एअरपोर्टमध्ये केले ना. पण तुम्ही ते गरीब माणसाला घर बांधण्यासाठी मदत करू शकत नाही. गरीब माणसाला त्या ठिकाणी न्याय मांडण्यासाठी तुम्ही लढाई लढू शकत नाही. तुम्ही म्हणायला पाहिजे होते की इथल्या सगळ्या लोकांना घर मिळालं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी घर मिळालं पाहिजे ही माझी भूमिका आहे. पण तुम्ही काय सांगताय, कारण तुम्हाला वाटतं गरीब माणूस आहे त्यांना आम्ही कुठेही पाठवू शकतो. तर ही भूमिका योग्य नाही. गरीब माणसाला त्याच ठिकाणी घर मिळालं पाहिजे, त्याच्या हक्काचं घर मिळालं पाहिजे. कारण मुंबईच्या विकासामध्ये आणि मुंबईच्या सगळ्या येणाऱ्या योजनांमध्ये त्याचा तितकाच हातभार आहे जितका इतरांचा सुद्धा हातभार आहे. हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर आप मुंबई अध्यक्ष है वहीं पर उत्तर के जो संजय निरुपम है वो सीधे तौर पर आपके गठबंधन को ही लेकर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं. उन्होंने आज ट्वीट भी किया है जहां पर उद्धव ठाकरे को वो सलाह दे रहे हैं. तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? आपके ही पक्ष के ही लोग ऐसी ही चर्चा है तो इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या करेंगे? नहीं, मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी जो भी बात है उन्होंने पक्षश्रेष्ठी से कहनी चाहिए. जैसे हम अपने पक्षश्रेष्ठी से कह रहे हैं उनको पक्षश्रेष्ठी से कहनी चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अब एक दूसरे के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं आने वाले दिनों में, उसमें सबका सहयोग हमें आवश्यक है. तो मैं संजय निरुपम जी से भी कहूँगी कि वो भी सहयोग से पूरी तरह से काम करें और जो भी उनका कहना है वो बिल्कुल पक्ष के प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं. जैसे हमने भी रखा, पक्ष के प्लेटफॉर्म पे रखना चाहिए. संगठन के लिए बिल्कुल उनकी आवाज उठाना की बात सही है, उसमें कोई गलत तो है नहीं. लेकिन जैसा मैंने कहा कि तरीका जो है वो अलग हो सकता है. तरीका अलग हो सकता है, यानी इसका मतलब क्या है कि क्या उनका रुख कहीं दूसरी तरफ है क्या? मुझे लगता है कि हमें आज पीयूष गोयल जी के बारे में बात ज्यादा करनी चाहिए. हम कहीं भटकते हैं, यही प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि बीजेपी का हमेशा एजेंडा यही रहा है कि विषय से भटक के किसी और बात पे लेके जाए. आज आप समझ सकते हो कि जिस तरह से हमारे 11 अकाउंट को फ्रीज किया गया है, आज इनकम टैक्स का जिस तरह से हमें नोटिस देने का काम हो रहा है, मुझे तो लगता है भाजपा ऑलरेडी जो है वो डर गई है. क्योंकि 1823 का जो हमें दिया है, 10 साल से आप सरकार में हो, किसी का क्लोजर रिपोर्ट जाता है, 840 करोड़ का तो क्लोजर रिपोर्ट चला गया, 70,000 करोड़ का तो क्लोजर रिपोर्ट चला गया. तो जब हमारे पास विरोधी में रहता है कोई आदमी तो उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है. और जब वही आदमी उधर चला जाता है तो क्लोजर रिपोर्ट होता है. तो ये हमें भी सवाल हो गया है और लोगों को भी सवाल पूछना पड़ेगा उनसे. और मुझे लगता है जनता सब समझ रही है. आप चाहते हो लेकिन जनता सब समझ रही है. तो आने वाले दिनों में बिल्कुल जनता दिखा देगी आपको कि किस तरह से आपकी सोच है. आप मध्यम वर्गीय, गरीब आदमी, इनके बारे में सोच ही नहीं रहे. मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि आज बिजनेसमैन कितने परेशान है. आप कपड़ा व्यापारी से पूछिए, आज कपड़ा व्यापारी परेशान है. जो हमको मिलते हैं कि जीएसटी का दिन ब दिन बढ़ने का काम हो रहा है. तो किसको फेवरिज्म सरकार करी. जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे कहा कि एक एयरपोर्ट बन सकता है इंटरनेशनल तत्काल, पर एक गरीब आदमी को तत्काल घर नहीं मिला सकते. यही फर्क है. उसके आप पर्दे लगेंगे या उसको बाहर जाने के लिए कहेंगे. नहीं, आपने जिस प्रकार से फ्रेंडली फाइट को लेके कहा, लेकिन आपके ही नेता खुलेआम फ्रेंडली फाइट की बात करें. अगर जो सीटें हैं, कई ऐसी सीटें जहाँ पे कांग्रेस की परंपरा नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ से शिवसेना दावा कर रही है, एनसीपी दावा कर रही है. अगर वो सीट नहीं मिलती क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आपके पक्ष की भूमिका और कार्यकर्ता के, कार्यकर्ता कह रहे हैं वहाँ से हम आपके उदार होना चाहिए. अगर ये मान लें नहीं मिलता है तो क्या आप सब फ्रेंडली फाइट के लिए जाएंगे? देखिए, हम पक्ष के निष्ठावान कार्यकर्ता है. जैसा मैंने कहा कि हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, हर पार्टी का एक प्रक्रिया होती है. हमारी प्रक्रिया वही कहती है जो हमें सिखाया गया है कि हम अपने नेताओं से बात करें. हमारी जो भूमिका है वो हमने हमारे नेताओं को बता दी है. इसके ऊपर श्रेष्ठी की मीटिंग है, 31 को मीटिंग होगी. हम पार्टी के कार्यकर्ता करके जो भी हमारे पक्ष के जो श्रेष्ठी निर्णय लेंगे उसके अनुसार काम करेंगे. आपने भूमिका बताई, क्या भूमिका रखी आपने? ऐसा है कि हमने जो हमारी पार्टी की भूमिका, आपके पत्रकारों की भूमिका थोड़ी हमारे पास आती है. वो तो आप अपने इंटरनल चर्चा करते हैं. और मुझे लगता है हर पार्टी में एक शिस्तता होनी चाहिए, हर पार्टी में एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. अनुशासन ये पार्टी का सबसे बड़ा जो है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है. तो संगठन में वो होना बहुत जरूरी है. तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि आप सभी आए. लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस माध्यम से मुंबई की जनता को मालूम हो कि जिस तरह से ये उम्मीदवार आए हैं जैसे बाहर से, वैसी तरह से इनकी सोच भी क्या है. और इस सोच को हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि ये सत्ता में आने के बाद कल मुंबई का असर क्या हो सकता है, मुंबई किस दिशा में जा सकती है, इसका एक नमूना उन्होंने आज एक इंटरव्यू में दिया है. वो हम आप सबके सामने पेश करना चाहते हैं. नाही, ते तर आता मोठा बॉन्ड हा एक मोठा विषय झाला. आता तो खूप चर्चेचा विषय झालाय तो.
आणि तुम्हाला पण सर्वांना माहिती आहे की ज्या तऱ्हेने त्यांच्या अकाउंटमध्ये पैसे आले, ज्या शेल कंपन्याच्या बाबतीत सातत्याने आम्ही बोलतोय की ज्या प्रॉफिटमध्ये नाही आहेत, लॉसमध्ये आहेत, त्यांनी एवढे पैसे दिलेत. बरं, ज्यांच्यावरती केसेस भरून ज्यांना जेलमध्ये टाकलंय, त्यांच्याच ज्यांनी कंप्लेंट केली त्यांना सुद्धा पैसे दिलेले आहेत. त्यामुळे हे पूर्णपणे प्रकरण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. आणि एका ठिकाणी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी व्हायचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी इतर लोकांना नोटिशी पाठवत राहायच्या, इतर ठिकाणी ईडीच्या कारवाई करत राहायच्या आणि त्या फक्त विरोधकांवर. माझा प्रश्नच असा आहे की या 10 वर्षामध्ये सत्ताधारी पक्षावरती किती कारवाई झाल्या आणि विरोधकांवर किती कारवाई झाल्या. जसं इलेक्शन डिक्लेअर झालंय, कॅन्डिडेट डिक्लेअर झाले, त्यापासून किती लोकांवर कारवाई करण्याचं काम त्या ठिकाणी जोराने सुरू झालेले आहे. आणि त्याच्याच आधी, इलेक्शनच्या आधी काही लोकांना ईडीच्या नोटीस देऊन पक्षामध्ये घेण्याचं काम झालेलं आहे. मग ते स्वच्छ झाले का? कधीतरी ह्या प्रश्नांची उत्तरं ते द्यावीच लागतील ना. आणि म्हणून माझं सांगणं आहे की तुम्ही श्रीमंतांसाठी एअरपोर्ट करू शकता, गरिबांसाठी घर पण बनवण्याचं काम करा. धन्यवाद. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.